नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PYQ मास्टर ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की पुस्तक से राजस्थान की शिल्प एवं स्थापत्य कला के बारे में। और सच कहूं तो हम सिर्फ इन पुरानी इमारतों के बेसिक फैक्ट्स नहीं पढ़ने वाले, हम इनका एक बहुत गहरा विश्लेषण करेंगे। बड़े किलों और महलों की बात करने से पहले उस नींव को समझना जरूरी है जहां से ये सब शुरू हुआ, यानी कि प्राचीन सभ्यताएं। हाँ बिल्कुल, प्राचीन सभ्यताएं। स्रोत मटेरियल इस मामले में सच में बहुत चौंकाने वाले तथ्य पेश करता है। हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के किनारे जो प्राचीन स्थल हैं, कालीबंगा और सोनथी, उनके बारे में जिक्र है। अच्छा, कालीबंगा, हाँ। जब उनकी नगर योजना के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी आधुनिक स्मार्ट सिटी के ब्लूप्रिंट की बात हो रही हो। वहां लंबे समय तक टिकने पर ध्यान दिया गया था। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कालीबंगा में पक्की ईंटों का इस्तेमाल। अब सोचने वाली बात यह है कि उन्हें ईंटों को आग में पकाने की जरूरत क्यों पड़ी? वही तो, कच्ची ईंटें भी तो बनाई जा सकती थी ना। बिल्कुल, बनाई जा सकती थी, लेकिन नदियों के किनारे बसने का मतलब था हर साल बाढ़ का खतरा। कच्ची ईंटें बाढ़ के पानी में गल जाती। ओह अच्छा। पक्की ईंटें इस बात का प्रमाण है कि उनका ध्यान सिर्फ एक मौसम निकालने पर नहीं था, बल्कि ऐसी छत बनाने पर था जो पीढ़ियों तक टिके। और सिर्फ ईंटें ही नहीं, वहां की जल निकासी की व्यवस्था अपने आप में एक मिसाल है। नालियों का निर्माण, मैंने स्रोत में देखा है कि वहां नालियों को इस तरह से बनाया गया था कि गंदा पानी आसानी से बाहर निकल सके। ये सफाई और बीमारियों से बचाव का कितना बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। गोल कुएं और वेदियां भी मिली हैं जो दर्शाती हैं कि समाज का ढांचा काफी व्यवस्थित था। और ये सिर्फ कालीबंगा तक सीमित नहीं था। अगर हम दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाएं, जहां आहार और गिलोन जैसे स्थल हैं, वहां के मकानों की बनावट एक अलग ही दिशा में विकसित हुई। अच्छा, वहां क्या अलग था? वहां के मकानों में हमें खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे और बड़े खुले चौक मिलते हैं। खुला चौक बनाने के पीछे एक पूरी साइंस थी। वेट, खुले चौक से क्या फायदा होता था? दिन के वक्त गर्मी को बाहर निकालने और शाम को हवा के प्रवाह को अंदर आने देने के लिए ये एक नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम का काम करता था। वाओ, कमाल है। और शायद उनका पेशा भी उनके स्थापत्य को तय कर रहा था, क्योंकि स्रोत में बताया गया है कि वहां अनाज पीसने के पत्थर और तांबे की चादरें मिली हैं। हाँ, इसका मतलब है कि ये सभ्यताएं कृषि और व्यवसाय में आगे थी, इसीलिए उन्हें अनाज भंडारण और काम करने के लिए उन खुले चौकों की जरूरत पड़ती होगी। सही कहा। इंसान की जरूरत ने ही स्थापत्य को आकार दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और आबादी बढ़ी, समझ भी बढ़ती गई। पौराणिक काल में पुष्कर, मरुधन, जंगल, मत्स्य, सलवा और मरुकांतर जैसे क्षेत्र विकसित हुए। फिर महाभारत काल आया, जहां विराटनगर, जिसे बैराथ भी कहते हैं, और पुष्कर में नया विकास देखा गया। मौर्य काल आते आते अशोक के दौर में विराटनगर में स्तंभलेख और बौद्ध विहार बनने लगे, जो कि धार्मिक स्थापत्य का एक बड़ा रूप थे। हाँ बिल्कुल। और इस कड़ी में बेड़च नदी के किनारे स्थित माध्यमिका यानी नागरी का भी उल्लेख करना जरूरी है, जो 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक रही। राइट। लेकिन अंत में गुप्ता और गुप्तोत्तर काल का जिक्र आता है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, वहाँ क्या विशेष था? मेनाल, अमझीरा, दाबोक और भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से बावड़ियां, कुंड, मंदिर और बड़े रिहायशी मकान शामिल किए गए, वहां से लगता है कि पानी बचाना और रहना दोनों एक कला बन चुका था। ये सच में एक टर्निंग पॉइंट था। अब इन प्राचीन खंडहरों से आगे बढ़ते हुए ये देखना दिलचस्प है कि बाद के मध्यकालीन समाज ने भौगोलिक स्थितियों के आधार पर अपने नगरों और गांवों को कैसे बसाया। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मतलब क्या राजपूत काल में आते आते स्थापत्य सिर्फ भौगोलिक मजबूरियों से तय होता था, या इसमें कोई सुनियोजित दृष्टिकोण भी था? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। शुरुआत में भौगोलिक मजबूरी जरूर थी, लेकिन बाद में एक सुनियोजित दृष्टिकोण सामने आया। पहले राजपूत काल की राजधानियों को देख लीजिए। भिनमाल, चित्तौड़, मंडौर, ओसियन, रणथंबोर, झालरापट्टन, राजौरगढ़ और आमेर। इन सब में कॉमन क्या था? इनकी जगह का चुनाव 2 चीजों पर आधारित था, रक्षा और सुविधा। दुश्मन से बचाव भी हो और व्यापार भी आसानी से चले। बाद में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी और कोटा जैसे नगर विकसित हुए। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये। किसका जिक्र करने वाली है? जयपुर का? एग्जैक्टली।
1727 का जयपुर मास्टर प्लान। इसकी नींव पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी और इसका पूरा डिजाइन महान शिल्पकार विद्याधर ने तैयार किया था। हाँ, विद्याधर। उन्होंने इस शहर को 9 वर्गों यानी 9 स्क्वायर्स के सिद्धांत पर बसाया था। सीधी चौड़ी सड़कें, छोटी और बड़ी चौपाट, फव्वारे, ये सब एक बेहतरीन इंजीनियरिंग थी। और प्रमुख दरवाजे जैसे सूरज पोल, चांद पोल, घट गेट, सांगनेरी गेट, अजमेरी गेट और जोरावर सिंह गेट इसकी खूबसूरती थी। बिल्कुल। और सिर्फ जयपुर नहीं, बाकी शहरों ने भी अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से खुद को ढाला। जैसलमेर को ही ले लीजिए, 12वीं शताब्दी का नगर जो पूरी तरह से जंगल, पानी और व्यापार पर आधारित था। राइट। और अजमेर जो चौहान काल का शहर था, जिसको पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में इंद्रपुरी के समान बताया गया है, उसकी भव्यता अलग ही थी। बीकानेर का स्थापत्य देखें तो एक समतल भूमि पर बसे होने के बावजूद वहां पेशे के अनुसार मोहल्ले बसे थे, यानी एक जैसा काम करने वाले एक जगह रहते थे। उदयपुर में भी झीलों के किनारे और घाटियों में पेशे के अनुसार बसावट हुई थी, और बूंदी में जल की प्रचुरता को ध्यान में रखा गया था। ये तो नगरों की बात हुई, लेकिन अब हमें गांव के स्थापत्य यानी ग्राम स्थापत्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में जैसे केलवाड़ा या सराणा में ढलान और ऊंचाई पर बसावट थी। ढलान पर क्यों? वहां आदिवासियों की बस्तियां छोटी टेकरियों पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में होती थीं। इससे लैंडस्लाइड्स या बाढ़ आने पर पूरा गांव एक साथ तबाह नहीं होता था, रिस्क बढ़ जाता था। वाह, क्या दिमाग लगाया था। और वही रेगिस्तानी गांव पूरी तरह पानी की सुविधा पर निर्भर थे, इसीलिए वहां गांव के नाम के अंत में सर यानी जलाशय का प्रयोग होता था। अच्छा, जैसे बिदासर, जेतासर, उदासर, है ना? बिल्कुल, इनके नाम में ही पानी छिपा है। नगरों और गांव के निर्माण में ऐसी उपयोगिता देखने के बाद अब बात आती है मजबूती के सबसे बड़े प्रतीक की, यानी दुर्ग, किले। दुर्ग स्थापत्य की सबसे मजबूत कड़ी हैं। यहाँ मैं स्रोक मटिनल से एक अहम तथ्य उठाना चाहूंगा। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, जिनमें दुर्ग भी एक है, और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान सर्वाधिक किलों वाला प्रदेश है। ये बहुत बड़े बात है। किलों के कुछ मुख्य उद्देश्य होते थे: निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण और सबसे जरूरी प्रजा, पशुधन और संपत्ति की रक्षा। जैसे कि हमने पहले बात की, कालीबंगा में दुर्ग का प्रथम प्रमाण मिला था। हाँ, इनकी सामान्य विशेषताएं होती थी: सुदृढ़ प्राचीर यानी मजबूत दीवारें, अभेद्य बुर्जें, गहरी खाई जिसे परीखा कहते थे, गुप्त द्वार, सुरंग, ससराखाना यानी शस्त्रागार, जलाशय, टंके, राजप्रसाद और सैनिक आवास भी किले का अहम हिस्सा होते थे। इन्हीं सब के आधार पर दुर्गों को 9 प्रकार में बांटा गया है। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। पहला है औदक या जल दुर्ग, जो विशाल जल राशि से घिरा होता है, जैसे गागरोन का किला। दूसरा है गिरी या पर्वत दुर्ग, जो ऊंचे पर्वत पर बने होते हैं, और अधिकांश किले इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी है धानवन दुर्ग। ये वो किले हैं जो मरुभूमि यानी रेगिस्तान में बने हैं, जैसे जैसलमेर। रेत ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा होती थी। चौथा है वन दुर्ग, जो सघन बीहड़ वन में होते थे, जैसे सिवाना। फिर 5वां आता है एरण दुर्ग, जहां तक पहुंचने का मार्ग खाई, कांटों और पत्थरों से दुर्गम होता था। इसका उदाहरण है चित्तौड़ और जालोर। छठा है सहाय दुर्ग, जहां शूरवीर और अनुकूल बंधव यानी रिश्तेदार रहते हों। 7वां है परिख दुर्ग, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर और जूनागढ़। 8वां है परिध दुर्ग, जिसमें बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा होता है, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर। और 9वां सैन्य दुर्ग, जिसमें चतुर सैनिकों की सेना होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जैसे चित्तौड़। चित्तौड़ कई श्रेणियों में फिट बैठता है। नहीं कहा। और स्रोत में यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य एक हाइलाइटेड बॉक्स में दिया गया है, जिसे मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी। जून 2013 में पेन यानी नॉमपेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों को शामिल किया गया। ओह वाह, 6 दुर्ग एक साथ। हाँ, ये हैं आमेर महल, गागरौन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर और चित्तौड़गढ़।
ये तो काफी गर्व की बात है। और जब 9 प्रकार के दुर्गों और यूनेस्को साइट्स की बात हो ही रही है, तो उस एक किले का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, जो इन सभी श्रेणियों का नेतृत्व करता है, जिसके बारे में वहाँ आमतौर पर कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बात है, बाकी सब गरैया। क्या बात है। इस किले की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेसा के पठार पर स्थित है और दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर आता है। यानी व्यापारिक दृष्टि से बहुत खास। बिल्कुल। और ये गिरी, पारेख, एरन और सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। स्रोत के अनुसार इसका इतिहास काफी लंबा है ना? हाँ, बहुत लंबा और गौरवशाली इतिहास है। इसका निर्माण मौर्य राजा चित्रांग, जिन्हें चित्रांगद भी कहते हैं, उनके द्वारा चित्राकोट के रूप में किया गया था। अच्छा, चित्राकोट से चित्तौर, सही समझे। फिर 8वीं सदी में गुहिल वंश के बप्पा रावल ने मनमौरी को हराकर इस पर अधिकार किया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीतकर इसका नाम अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रखा था। तो इन सब का आखिर क्या मतलब निकलता? मतलब आखिर इस किले का ऐतिहासिक महत्व इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये किला अपना सब कुछ न्योछावर करने के साहस का प्रतीक है। इस किले का इतिहास 3 महान शाकों यानी सैक्रिफाइसेस का गवाह है। पहला 1303 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। दूसरा साका कब हुआ था? दूसरा साका 1535 ईस्वी में हुआ, जब गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। और तीसरा 1568 ईस्वी में हुआ, जब अकबर का आक्रमण हुआ, जिसमें जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया का बलिदान हुआ। दिमाग घूम जाता है इसका इतिहास सुनकर। और इसी इतिहास और आक्रमणों को झेलने के लिए ही इसका स्थापत्य इतना खास बनाया गया था। इसकी सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर आक्रमणकारियों के चक्के छुड़ा देती थी। स्रोत बताता है कि इसमें 7 अभेद्य प्रवेश द्वार थे और पूरा मार्ग सर्पिल था, है ना? हाँ, सर्पिल मार्ग। इसके अलावा किले के भीतर प्रमुख इमारतें इसकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती हैं, जैसे तुलजा माता मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी और त्रिपोलिया दरवाजा। कुंभाश्याम व सोमदेव मंदिर और कुंभा का विजय स्तंभ भी यही हैं। बिल्कुल। जैन कीर्ति स्तंभ, पद्मिनी महल, गोरा बादल महल और पीने के पानी के लिए चित्रांग मोरी तालाब, ये सब मिलकर एक। जब हम इन दुर्गों की वास्तुकला देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे उन्होंने भूगोल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो इसी भूगोल और शरण स्थली वाले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। जैसे जब मैं देखता हूं कि किसी बड़े साम्राज्य पर हमला होता था, तो राजा एक खास तरह के किलों की तरफ रुख करते थे। जैसे मेवाड़ की शरण स्थली था कुंभलगढ़, जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसके शिल्पी मंडन थे। हाँ, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सांदरी गांव के पास है। पर एक फैक्ट है जो मुझे बड़ा अजीब लगता है। इसका परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है। मतलब ये तो चाइना की दीवार का एक स्वदेशी वर्जन हो गया। और बताते हैं कि इस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। पर अगर आप किसी पहाड़ पर खुद को बंद कर लें तो दुश्मन को लड़ने की जरूरत ही क्या है? वो बस नीचे डेरा डालकर बैठ जाएगा ना। आपका सवाल बहुत लाजमी है, पर यहीं पर कुंभलगढ़ का असली जीनियस सामने आता है। जब हम उस 36 किलोमीटर लंबी दीवार की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ कुछ महलों को नहीं घेर रही थी, वो एक पूरे सेल्फ सस्टेनिंग बायोस्फीयर को सुरक्षित कर रही थी। अच्छा, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम। एग्जैक्टली। उसके अंदर सिर्फ सैनिक नहीं रहते थे, बल्कि वहां खेती लायक जमीन थी और पानी के विशाल टैंक्स थे। वहां झालीबाव बावड़ी और मामादेव तालाब थे, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि सालों तक पानी खत्म ना हो। ओ वाओ, मतलब वो किले के अंदर ही सब कुछ उगा रहे थे। हाँ। जब दुश्मन नीचे बैठा इंतजार करता था कि अंदर बैठे लोग भूख से मरेंगे, तब अंदर एक पूरी इकोनॉमी चल रही होती थी। कुंभलगढ़ कोई छोटा पैनिक रूम नहीं था, वो एक सुरक्षित शहर था जहां से युद्ध चलाया जा सकता था। तभी तो कर्नल टॉड ने इसकी तुलना इट्रस्कन वास्तु से की थी। ये तो सच में एक फोर्स फील्ड जैसा लगता है। और वहां बाकी स्मारक भी तो हैं, जैसे कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर और झाला रानी का मालिया। हाँ। और उड़ना राजकुमार यानी पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी भी वही है ना? बिल्कुल। और इसका इतिहास देखिए, यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और राणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ।
और इसके ऊपरी छोर पर कटारगढ़ है, जो कुंभा का निवास था। वाह! तभी तो अबुल फजल ने बड़े मजे में कहा था कि ये इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी हिर जाती है। हाँ। और ऐसे ही मारवाड़ की शरणास्थली सिवाना दुर्ग था, जिसे अंखलो सिवानो भी कहते हैं। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर है ये। हाँ, जिसे 954 में परमार वंशी वीर नारायण ने बनवाया था। और यहाँ पर 1310 में अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था, जहाँ जालौर के काननदेव के भतीजे वीर शीतल देव ने बलिदान दिया था। राइट। और बाद में गिरी सुमेल युद्ध के बाद राव मालदेव और चंद्रसेन ने भी यहीं शरण ली थी। पर एक बात बताइए, ये हमेशा इतने दुर्गम पहाड़ों पर ही क्यों बनते थे? जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़ ही ले लीजिए, 1459 में राव जोधा ने इसे चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर बनवाया, जिसे मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनकी विशालता का मनोविज्ञान। इसे देखकर लोग ऐसे ही नहीं कहते कि गढ़ बनियो मेहरान। हाँ, वो लाल बलुआ पत्थर का विशाल महल। बिल्कुल, ये प्रोजेक्शन ऑफ पावर है। दुश्मन मीलों दूर से उस विशाल ढांचे को देखता है और आधी लड़ाई वहीं अपने दिमाग में हार जाता है। मतलब खौफ का दूसरा नाम। पर रणथंबोर की याद आ गई, जिसे गिरी और वनदुर्ग दोनों माना जाता है। 8वीं सदी में चौहान शासकों यानी रणथंदेव चौहान ने इसे बनवाया था। और 1301 में राणा हमीर देव चौहान का अलाउद्दीन के खिलाफ जो धर्मार्थ बलिदान था वो वहीं हुआ था। राइट। उस किले में हमीर महल और रानी महल और हमीर की कचहरी और सुपारी महल हैं। साथ ही वो 32 खंभों की छतरी और जोगी महल और पीर सादरुद्दीन की दरगाह और त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी वहीं पर हैं। पर इसे अबुल फजल ने बख्तरबंद क्यों कहा था? क्योंकि ये प्राकृतिक कैमोफ्लाज का सबसे शानदार उदाहरण है। ये पहाड़ियों और जंगलों में इस तरह घुला मिला है कि जब तक दुश्मन इसके एकदम पास ना आ जाए उसे किला दिखता ही नहीं था। मतलब दुश्मन दूर से तोप का निशाना लगा ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो लोकेट ही नहीं कर पाते थे। और जब तक वो पास आते थे किले के अंदर से उन पर हमला हो जाता था। ये तो सच्ची में एक कवच जैसा था। पर इस मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक युद्ध का सबसे हैरान करने वाला किस्सा मुझे बूंदी के तारागढ़ से लगता है, जिसे 14वीं शताब्दी में राव बैर सिंह ने बनवाया था, मेवाड़ और मालवा और गुजरात के आक्रमणों से बचने के लिए। और वहाँ के भित्ति चित्र बहुत मशहूर हैं, खासकर उमेद सिंह के काल की चित्रशाला। वहाँ 84 खंभों की छतरी और शिकार बुर्ज और फूल सागर और नवल सागर हैं, और वो गर्भगुंजन तोप भी। और वो नकली मिट्टी के किले वाली कहानी कितनी अजीब है। कहा जाता है कि महाराणा लाखा असली बूंदी का किला जीत नहीं पाए, तो उन्होंने कसम पूरी करने के लिए मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया। और हद तो तब हो गई जब उस नकली किले को बचाने के लिए कुंभाहाड़ा ने सचमुच अपनी जान दे दी। मतलब कोई एक फेक किले के लिए अपनी जान क्यों देगा? देखिए, आज के नजरिए से ये पागलपन लगेगा, पर यही राजपूत मनोविज्ञान की कुंजी है। उनके लिए वो मिट्टी का ढांचा सिर्फ मिट्टी नहीं था। जैसे ही उसे बूंदी का किला कहा गया, वो उनकी अस्मिता और उनके सम्मान का प्रतीक बन गया। सिंबॉलिज्म यानी प्रतीकात्मकता। हाँ, कुंभाहाड़ा को लगा कि अगर हम दुश्मन को एक नकली किले पर भी अपना झंडा फहराने देंगे तो हम साइकोलॉजिकली हार जाएंगे। दुश्मन को ये मैसेज देना था कि हम अपनी मिट्टी के एक कण के लिए भी मर सकते हैं। ये अलग ही लेवल का जज्बा है। और मिट्टी पहाड़ों से चलिए थोड़ा नीचे उतरते हैं और भूगोल के उस हिस्से पर आते हैं जो सच में माइंड ब्लोइंग है, जैसे जल दुर्ग। मुझे झालावाड़ के कागरोन किले के बारे में पढ़कर सच में झटका लगा, जो काले सिंध और आहू नदी के संगम पर है। हाँ, इस किले को 11वीं सदी में डोड परमारों ने बनवाया था। तब इसका नाम डोडगढ़ या धूलागढ़ था। बाद में खींची चौहानों का इस पर अधिकार हो गया और 1423 में अच्छादस खींची और मंडू के होशंग शाह के बीच यहाँ युद्ध हुआ था। वहाँ कई महत्वपूर्ण स्मारक भी हैं, जैसे संत पीपा की छतरी और मीठे शाह यानी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह और औरंगजेब का बनवाया बुलंद दरवाजा। पर एक चीज है जो मुझे हजम नहीं हो रही। कहा जाता है कि ये एक बिना नींव का किला है। मतलब नदी के किनारे बिना नींव के कोई इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी कर सकता है? वो तो दलदल में धंस जानी चाहिए ना। ये उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार है। उन्होंने नींव क्यों नहीं खोदी, इसका जवाब वहाँ के भूविज्ञान यानी जियोलॉजी में है। नदियाँ जिस धरातल पर मिलती हैं, वहाँ उन्होंने मिट्टी को काटकर एक अत्यंत कठोर चट्टान को बाहर निकाल दिया है। अच्छा, तो नीचे कोई मिट्टी नहीं थी?
एकदम नहीं। वो चट्टान अपने आप में एक बहुत मजबूत प्राकृतिक नींव है। अगर वो उसमें नींव खोदते तो उस चट्टान को कमजोर कर देते। इसलिए उन्होंने सीधे उस ठोस चट्टान पर दीवारें खड़ी कर दी। और वो जो नदियों का पानी था वो खुद एक नेचुरल मोट यानी खाई का काम कर रहा था। वाओ, प्रकृति के साथ क्या तालमेल है। ऐसा ही एक और जलदुर्ग है भैंसरोगढ़, जो चित्तौड़गढ़ में है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। इसे राजस्थान का विलोर भी कहते हैं। और सबसे मजे की बात है कि इसे किसी राजा ने नहीं बल्कि व्यापारी भैंसा शाह और रोड़ा चढ़न ने बनवाया था। अपने काफिले की रक्षा के लिए ना, ये दिखाता है कि व्यापारिक मार्ग कितने जरूरी थे। ये बाद में ढोड और राठौरों और शक्तावतों से होते हुए आखिरकार मेवाड़ के पास रहा। पर प्रकृति और अगर जमीन के जेवर की बात करें तो बीकानेर का जूनागढ़, जिसे 1589 में महाराजा राय सिंह ने लाल पत्थरों से बनवाया था, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहते हैं। इसके सूरज पोल दरवाजे पर राय सिंह की प्रशस्ति है और जयमाल और फत्ता की गजरूड मूर्तियां भी हैं। और वहां अंदर इतने सारे महल हैं, जैसे रतन और रंग और करण और अनूप और छत्र और लाल और सरदार निवास, साथ ही चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज और विक्रम विलास। ये सब उनके राजशाही वैभव को दिखाते हैं। और कुर्ती के साथ तालमेल का इससे भी बड़ा एग्जाम्पल मुझे जैसलमेर का किला लगता है, जिसे सोनार किला या धनवान दुर्ग कहते हैं। 1155 में राव जैसल ने इसे त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से बनवाया था। हाँ, इसके लिए तो कहावत भी है कि यहाँ पत्थर के पैर और लोहे का शरीर और कठिन के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो इंजीनियरिंग का फैक्ट है उसने मेरे होश उड़ा दिए। गगराओं में नींव नहीं थी और इस जैसलमेर के किले में चूने का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या चूना यूज नहीं हुआ है। पर एक पूरा किला बिना चूने के कैसे खड़ा है? यही तो लोकल मटेरियल्स को समझने का विज्ञान है। जैसलमेर एक एक्सट्रीम रेगिस्तान है, दिन में बेहद गर्मी और रात में ठिठुरन। इससे पत्थरों पर थर्मल एक्सपेंशन का असर पड़ता है। मतलब वो गर्मी में फैलते हैं और सर्दी में सिकुड़ते हैं। सही कहा। अगर उन्होंने चूना इस्तेमाल किया होता तो इस फैलाव और सिकुड़न की वजह से चूना छटक कर गिर जाता। इसलिए उन्होंने पत्थरों को एक खास तरीके से काटा जिसमें खांचे बने थे। हर पत्थर दूसरे के साथ एक पजल की तरह इंटरलॉक हो जाता था, जैसे आजकल के लेगो सेट्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो जब तापमान बदलता है तो ये पत्थर बिना टूटे एक साथ एडजस्ट हो जाते हैं। ये तो सच में कमाल है। और उसके अंदर की दुनिया देखिए, वहाँ जैन मंदिर हैं जैसे पार्श्वनाथ और ऋषभदेव के, जो दिलवाड़ा के मंदिरों को टक्कर देते हैं। और रंग महल और मोती महल और गज और जवाहर विलास हैं। साथ ही रेयर पांडुलिपियों का एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी वहाँ है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इन किलों का इस्तेमाल सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए भी होता था। दुश्मन रेगिस्तान की गर्मी में वैसे ही थक जाता था। मनोवैज्ञानिक युद्ध से मुझे के किलों की बात आई है तो भरतपुर के लोहागढ़ को कैसे भूल सकते हैं, जो 1733 में महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। 1805 में अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने उस पर 5 बार हमला किया पर सफल नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि मिट्टी की दीवारों ने अंग्रेजों की तोपों को कैसे हरा दिया। यहाँ लोटेक इंजीनियरिंग ने हाईटेक वेपन्स को मात दी। महाराजा सूरजमल ने पत्थरों की 2 पैरेलल दीवारें बनवाईं और उनके बीच में भुरभुरी मिट्टी भर दी और इसके चारों तरफ मोती झील से सुजन गंगा नहर का पानी भरकर एक गहरी खाई बना दी। तो मिट्टी ने क्या काम किया वहां? वो एक शॉक एब्जॉर्बर बन गई। जब तोपों के गोले आते तो वो मिट्टी उनकी सारी काइनेटिक एनर्जी को सोख लेती थी और गोला उसी में धंस जाता था। दीवार टूटती नहीं थी। ओह, और वहां का वो अष्ट धातु दरवाजा जो 1765 में जवाहर सिंह दिल्ली से लाए थे, वो भी तो बहुत मशहूर है। वहाँ किशोरी महल और कोठी खास और गंगा लक्ष्मण मंदिर भी हैं। बिल्कुल। और किलों का ये इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक सेंटर के रूप में भी होता था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो जयपुर का जयगढ़ देखिए। हाँ, वो तो किसी जेम्स बॉन्ड के सीक्रेट बेस जैसा लगता है। वहाँ तो गुप्त सुरंगें हैं और सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया तोपों को ढालने का विशाल कारखाना है, जहां एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप बनी थी। और वहां के पानी के टंके देखिए, वो मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग का बेहतरीन प्रमाण है। वाह। किला है जालोर का किला,
जैसे सुवर्णगिरी या जबालीपुर भी कहते हैं। सुखड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर है ये। 8वीं सदी में प्रतिहारों द्वारा निर्मित, और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान थे, जो 1305 से 1311 तक रहे। और यहाँ जो तोपखाना मस्जिद है वो पहले परमार भोज की संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जो इतिहास में हुए उलटफेर को दिखाती है। मतलब हमारे पास किलों की एक पूरी एंडलेस लिस्ट है, जैसे बयाना और तिमंगढ़ और सोजत और कुचामन और शिवाड़ और कलाख और ककोड और खंडार के किले। साथ ही हड़ौती का शेरगढ़ और सिरोही का वसंतगढ़ और लक्ष्मणगढ़। ये सभी सिर्फ इमारतें नहीं हैं, इनमें चूरू के सेठ साहूकारों के चांदी के गोलों की गूंज है और गागरोन के बिना नींव खड़े रहने की जिद है। और नीति के मामले में अजमेर का तारागढ़, जिसे गढ़ बितली या अजय मेरू कहते हैं, वो बहुत आगे था। चौहान शासक अजय पाल ने इसे बनवाया था और शाहजहां के दुर्गाध्यक्ष विट्ठलदास गौर के नाम पर इसे गढ़ बितली कहा गया। इसमें 14 विशाल बुर्जें हैं, जैसे घूंघट और गुगड़ी और फूटी और बांद्रा और इमली और खिड़की और फतेह बुर्ज। तभी तो 1832 में विलियम बेंटिक ने इसे देखकर कहा था कि ओ, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। और वहीं अजमेर में ही तो वो अकबर का किला है, जिसे मैगजीन या दौलत खाना भी कहते हैं। 1571-72 के करीब बना था ये। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना यहीं बनी थी, और सर थॉमस रो ने जहांगीर को अपना परिचय पत्र भी यहीं दिया था। बाद में 1801 में ये अंग्रेजों का शस्त्रागार बन गया। देखिए, अजमेर सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। जो इसे कंट्रोल करता था वो पूरे राजपूताने पर नजर रख सकता था। ये पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स थी। बिल्कुल, और ऐसी ही पॉलिटिक्स हमें जयपुर के नाहरगढ़ में दिखती है, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने इसे मराठा आक्रमणों से बचने के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि विघ्न आने पर किसी तांत्रिक रत्नाकर पौंड्रिक ने नाहर सिंह भूमिया को वहां से अंबागढ़ चोड़बुर्जी में स्थापित किया था। और बाद में सवाई माधो सिंह ने यहाँ अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। ये उनकी लाइफस्टाइल को दर्शाता है। एक और यहाँ के लोगों ने सिर्फ अपना अस्तित्व ही नहीं बचाया, बल्कि इसी तपते रेगिस्तान में पत्थरों को तराश कर ऐसी भव्य इमारतें, गगनचुंबी मंदिर और जमीन के अंदर ऐसे जल महल खड़े कर दिए जो आज के आधुनिक इंजीनियरों के भी पसीने छुड़ा दे। और यही तो इंसानी फितरत का एक बहुत ही शानदार पहलू है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति जहां जितनी कठोर होती है ना, वहां इंसान की रचनात्मकता और उसकी कलात्मकता उतने ही ऊंचे शिखर को छूने की कोशिश करती है। अब आगे हम बात करते हैं स्थापत्य के क्रमिक विकास की। अगर हमें इस कला को समझना है तो सबसे पहले शुरुआत ईश्वर के घर यानी मंदिरों के निर्माण से करनी पड़ेगी। सही कहा। नोट्स में सबसे पहला जिक्र 7वीं शताब्दी से पूर्व का है, जहां बैरात का मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर और चित्तौड़ में नागरी का वैष्णव मंदिर मिलता है। हाँ, और इसके बाद आता है एक नया दौर, 8वीं से 12वीं सदी का समय, जिसे महामारू शैली कहा गया। इसकी शुरुआत मंडोरे और सांभर से होती है। इस शैली की विशेषता क्या थी? इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनके गोल स्तंभ थे, और इसका चरमोत्कर्ष यानी पीक 1016 ईस्वी में बने किराडू के सोमेश्वर मंदिर में दिखता है। अच्छा, किराडू वाला मंदिर। हाँ, और इसी की एक उप शैली भी थी जिसे भूमिज शैली कहते थे। इसके उदाहरण हैं सेवाड़ी का जैन मंदिर और रामगढ़ का भंडेवरा। ओह वाह। पर आगे चलकर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो बदलाव आया, जिसे मारू गुर्जर या सोलंकी शैली कहते हैं, उसको मंदिर स्थापत्य का स्वर्ण काल बताया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दौर में मंदिर एक ऊंची पीठिका या प्लिंथ पर बनने लगे थे। उनके खंभे पतले, लंबे और बेहद अलंकृत होते थे। मतलब उन पर बहुत बारीक खुदाई होती थी। बिल्कुल। ओसियान का सच्चिया माता मंदिर इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। समझ गया। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत अजीब होती है। 13वीं सदी के बाद अचानक से इन विशाल मंदिरों का बनना बंद सा हो गया। हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ आती है कि धार्मिक असहिष्णुता और आक्रमणों के कारण बड़े मंदिरों का निर्माण रुका। राइट। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने अबानेरी के हर्षा माता मंदिर को नष्ट किया था, जिसका जिक्र इन नोट्स में है। एग्जैक्टली। और इसी वजह से 16वीं और 17वीं शताब्दी आते आते हवेली शैली के मंदिरों का चलन बढ़ा। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म जैसा था ना। जब बाहरी आक्रमण बढ़े तो भक्ति ने विशाल खुले मंदिरों को छोड़कर बंद हवेलियों के भीतर अपना सुरक्षित स्थान बना लिया। बाहर से देखो तो एक साधारण हवेली और अंदर एक मंदिर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्थापत्य कला हमेशा अपने राजनीतिक माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती है।
किरादू के सोमेश्वर मंदिर को ही देख लीजिए। उसमें गुप्ता, परमार और सोलंकी शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। अच्छा, 3 अलग शैलियां एक जगह? हाँ, ये उस वक्त के सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। क्या बात है। अब आगे हम बात करते हैं भक्ति और शौर्य के चमत्कारों की। ये सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं थे, बल्कि शाही श्रद्धा और व्यापारियों के वैभव के प्रतीक थे। हाँ, और इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि किरादू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ओह अच्छा, और रामगढ़ के भांडेदेवरा को? उसे हाड़ोती का खजुराहो कहा जाता है। इसके अलावा बडोली का शिव मंदिर है, जो पंचायतन शैली में बना है। इसे हूण शासक के पुत्र मिहिर कुल ने बनवाया था। चलिए, अब मेवाड़ के शाही परिवार के देवता की बात करें तो उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे 8वीं सदी में बप्पा रावल ने बनवाया था। बिल्कुल, और इसमें काले पत्थर की चतुर्मुखी प्रतिमा है। एकलिंग जी का महत्व इतना ज्यादा था कि मेवाड़ के शासक स्वयं को यहाँ का राजा नहीं बल्कि इनका दीवान मानते थे। ये अपने आप में एक बहुत ही डीप पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। खैर, इसके बाद एक बहुत ही भावनात्मक कहानी भी नोट्स में है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर। हाँ, ये कहानी बहुत ही दिल छू लेने वाली है। राजा मान सिंह की पत्नी कंकावती ने इसे अपने पुत्र की याद में बनवाया था। और सबसे खास बात यह है कि इसमें वही कृष्ण मूर्ति स्थापित है जिसकी आराधना मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। सही कहा। अब जानते हैं जैन स्थापत्य के बारे में। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि रणकपुर और दिलवारा जैसे सबसे जटिल और विशाल मंदिर किसी राजा ने नहीं बल्कि जैन व्यापारियों ने बनवाए थे। हाँ, ये पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। रणकपुर का चौमुखा मंदिर अपने 1444 खंभों की वजह से खम्भों का अजायब घर कहलाता है। और इसका निर्माण जैन व्यापारी धरन शाह ने करवाया था। ये इस बात का सबूत है कि समाज में धन और कला का संरक्षण सिर्फ राज दरबार तक सीमित नहीं था। बिल्कुल। वहीं माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, जिसमें विमल वसाई और लूना वसाई शामिल हैं, अपनी श्वेत पत्थर की बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध हैं। और नागदा का सासबहू मंदिर भी है, जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहते हैं। ये दरअसल जुड़वा वैष्णव मंदिर है। इसमें एक और पॉइंट थोड़ा समझाइए ना। जैन पूजा पद्धति का इन मंदिरों के लेआउट पर क्या प्रभाव था? देखिए, जैन पद्धति के कारण इन मंदिरों के तल विन्यास यानी लेआउट में एक विशिष्ट रूप दिखता है, जैसे 4 मुखा डिजाइन, जहां हर दिशा से तीर्थंकर के दर्शन हो सकें। इसलिए इतने सारे खंभे होने के बावजूद दर्शन में कोई रुकावट नहीं आती। हर खंभा एक अलग कहानी कहता है। बहुत ही साइंटिफिक डिजाइन था ये तो। चलिए, देवताओं के भवन से निकलकर अब जरा आम जीवन और राज परिवारों के निवास स्थानों की तरफ चलते हैं। हाँ, जहां समय के साथ जरूरत और शौक दोनों बदल रहे थे। अगर हम पूर्व मध्यकाल के महलों की बात करें, जैसे मेनाल और नागदा के महल, तो वो छोटे कमरे और बिना खिड़कियों वाले होते थे। बिना खिड़की के? वहां तो बहुत घुटन होती होगी। सुरक्षा के लिहाज से वैसा बनाना जरूरी था उस दौर में। लेकिन 15वीं सदी के बाद जब मुगल प्रभाव आया तो स्थापत्य पूरी तरह बदल गया। मैं इसको आज के स्मार्ट होम अपग्रेड से जोड़कर देख रहा था। जैसे आज हम पुराने घर में नए फीचर्स लगवाते हैं ना, वैसे ही राजपूत राजाओं ने मुगल आर्किटेक्चर के फीचर्स जैसे फव्वारे, बाग, संगमरमर और गुंबद अपने महलों में इंटीग्रेट कर लिए। बिल्कुल सही तुलना की है। ऐसे दीवाने आम और दीवाने खास बनने लगे। उदाहरण के लिए आमेर का महल, बीकानेर के शीश महल और अनूप महल, और जोधपुर का फूल महल और दीग के जल महल, जो कि अपने छज्जे यानी कॉर्निस के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। हाँ, अब हवेलियों पर आते हैं, जो अपने भित्ति चित्रों यानी फ्रेस्कोज और पत्थर की जालियों के लिए मशहूर हैं। इसमें शेखावाटी क्षेत्र का नाम सबसे ऊपर है ना? एकदम। नवलगढ़, मंडावा और महानसर की सोने चांदी की हवेली बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर की सालीम सिंह और पटवोन की हवेली का तो क्या ही कहना। बीकानेर में भी तो 16वीं सदी की बछावतों की हवेलियां शामिल हैं। ये हवेलियां इस बात का प्रमाण हैं कि कला अब सिर्फ मंदिरों या राजमहलों की वपुंती नहीं रही थी। आम व्यापारियों ने कला को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया था। बिल्कुल। अब आइए आगे समझते हैं स्मारक और दरगाहों के बारे में। शासकों की स्मृति में जो छतरियां बनी, वो उस समय की कला का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जैसे जयपुर में गायतोरे की छतरियां, जोधपुर का जसवंत थाड़ा, बूंदी की 84 खंभों की छतरी और अलवर की मूसी महारानी की छतरी।
और दूसरी तरफ धार्मिक समन्वय यानी हार्मनी की बेहतरीन मिसाल दिखती है दरगाहों में। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और गागरोन में मीठे शाह की दरगाह। ये चीज ध्यान देने वाली है कि कला धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सांस्कृतिक एकता का माध्यम बन चुकी थी। सही कहा। पर इन सबसे अलग एक बहुत बड़ी चुनौती थी राजस्थान में। महल और हवेलियां चाहे कितनी भी खूबसूरत हों, इस रेतीले और सूखे क्षेत्र में असली चुनौती पानी की थी। एग्जैक्टली। और इसी जरूरत ने ऐसी स्थापत्य कला को जन्म दिया जो जीवन रक्षक भी थी और अत्यंत खूबसूरत भी। नोट्स में दिए गए जल स्थापत्य के बारे में पढ़कर मैं तो हैरान रह गया। हाँ, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बांदीकुई का कुआं एक दासी द्वारा बनवाया गया था। वहीं बाड़मेर का बाताड़ू का कुआं आधुनिक पाषाण कला यानी मार्बल का बहुत सुंदर उदाहरण है। और जयगढ़ का टांका, वो तो मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग का उत्तम प्रमाण है, जो बरसाती पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल। इसके आगे बावड़ियों का जिक्र आता है, जिन्हें स्टेप वेल्स भी कहते हैं। ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं थे, इनमें उपयोगिता और सौंदर्य का अनूठा संगम था। मैं यही सोच रहा था कि इन लोगों ने पानी बचाने के टंकों और बावड़ियों को किसी अंडरग्राउंड कैथीड्रल या भूमिगत महल जैसा रूप क्यों दे दिया? जीवन देने वाले पानी का स्थान खूबसूरत तो होना ही था। अभानेरी की चांद बावड़ी, जो राजा चंद द्वारा निर्मित है, वो सबसे कलात्मक है। एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है, इन नोट्स के हिसाब से अधिकतर बावड़ियां रानियों द्वारा बनवाई गई थीं। हाँ, जैसे उदयपुर की त्रिमुखी बावड़ी राम रसदे द्वारा बनवाई गई और बूंदी की रानी जी की बावड़ी नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी में बनवाई गई थी। कमाल की बात है, महिलाएं जल प्रबंधन में कितनी आगे थीं। चलिए अब तालाब और बंद की बात करते हैं। 11वीं से 17वीं सदी के बीच पहाड़ों के बीच पक्का बंद बनाकर बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हुआ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजसमंद झील है। इसे अकाल राहत यानी फैमिन रिलीफ के हेतु बनवाया गया था। इस पर मुझे थोड़ा डाउट था। जब भूखमरी फैली थी तो पत्थर क्यों तराशे जा रहे थे? वहां की जो नौचौकी है, जिसमें 3-3 भाग वाली 3 छतरियां हैं, वो तो तराक्षण कला का अनुपम उदाहरण है। पर अकाल के वक्त इसकी क्या जरूरत थी? यहाँ अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का बेहतरीन उदाहरण मिलता है। राजसमंद झील का अकाल राहत प्रोजेक्ट एक तरह का प्राचीन पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम था। अच्छा, मतलब लोगों को रोजगार देने के लिए? एग्जैक्टली। लोगों को रोजगार देने के साथ साथ शिल्पकारों को काम मिला, जिससे स्थापत्य कला को भी बढ़ावा मिला। ये दर्शाता है कि सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और कला का कितना गहरा संबंध हो सकता है। ये वाकई आंखें खुलने वाला तथ्य है। तो अगर हम इस चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो राजस्थान की शिल्प और स्थापत्य कला सिर्फ पत्थरों की चिंता नहीं करती। बिल्कुल, ये इंसानी जज्बे और बदलती राजनीति की कहानी है। हाँ, और व्यापारिक वैभव के साथ साथ रेगिस्तान में पानी की बूंद बूंद बचाने की कलात्मक लड़ाई का सबूत भी है। सही कहा। इस डीप डाइव को खत्म